हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज की स्टोरी है एलिसन बॉथर की, जिसका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1967 में। उसका जन्म हुआ था पोर्ट एलिजाबेथ में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। उसके पेरेंट्स का नाम था ब्रायन और क्लेयर। ये जो फैमिली थी ये जल्दी ही अलग हो गई, यानी कि इसके माता पिता का तलाक हो गया और इसकी जो माँ थी यानी कि एलिसन की माँ, जिसका नाम था क्लेयर, उसको ही दोनों बच्चों की कस्टडी मिली। यानी कि एलिसन और उसका बड़ा भाई नील, जो कि उससे करीब 1.5 साल बड़ा था, इन दोनों की कस्टडी इसकी माँ क्लेयर को मिली। ये तीनों लोग साथ में रहते थे। इनका जो बचपन था बिल्कुल नॉर्मल था। इनके बचपन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये आराम से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करती रही। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इसने कॉलेजिएट हाई स्कूल अटेंड किया, जो कि एक गर्ल्स स्कूल था। ये स्कूल भी पोर्ट एलिजाबेथ में ही था। वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक नहीं थी, यानी कि पढ़ाई में कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में ख़राब थी। वो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थी। क्योंकि वो पढ़ाई में एवरेज थी तो उसने कोई पर्टिकुलर करियर अपने लिए डिसाइड नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी अपनी पर्सनैलिटी के कारण वो स्कूल की हेड गर्ल थी। जब इसने इस स्कूल से पढ़ाई अपनी पूरी कर ली तो वो सेक्रेटरियल स्टडीज़ के लिए चली गई। फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने डिसाइड किया कि ये थोड़ा सा दुनिया घूमेगी। इसके बाद अगले 4 ईयर्स तक ये जगह जगह ट्रैवल करती रही और फाइनली 4 सालों के बाद ये पोर्ट एलिजाबेथ यानी कि अपने शहर लौट कर आई और एक इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में काम करने लगी। उस समय पोर्ट एलिजाबेथ की पॉपुलेशन करीब 9 लाख थी। वहाँ पर कई सारे बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन है और ये भी बताया जाता है कि ये साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा सेफ सिटी है। इसको एक फ्रेंडली सिटी का नाम भी दिया गया है। तो ये जो केस था जो कि आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये 1994 में हुआ था। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो वो थी 18 दिसंबर 1994। उस समय एलिसन के भाई की उम्र थी 27 ईयर्स और आपको पता ही है कि जो एलिसन का भाई था वो उससे 1.5 साल बड़ा था, तो उसकी उम्र उस समय करीब 25 ईयर्स या 26 ईयर्स रही होगी। ये एक संडे था। एलिसन ने उस दिन अपना संडे अच्छी तरीके से एंजॉय किया था अपने फ्रेंड्स के साथ। वो भी बीच पर घूमने के लिए गई थी। वहाँ घूमने के बाद इसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि ये लोग एलिसन के अपार्टमेंट में चलेंगे। फिर ये लोग एलिसन के अपार्टमेंट में गए। वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, फ़न किया और उसके बाद रात के करीब 1 बजे एलिसन अपनी फ्रेंड किम को घर छोड़ने के लिए गई अपनी गाड़ी से। जब ये वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी तब इसने ये रियलाइज़ किया कि इसका जो टिपिकल पार्किंग स्पॉट है जहाँ पर वो हमेशा अपनी गाड़ी लगाती थी वो भरा हुआ था, यानी कि वहाँ पर किसी और ने अपनी गाड़ी लगा दी थी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी गाड़ी अब रोड पर ही पार्क कर दी। अब उसको वहाँ से वॉक करते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाना था। लेकिन जैसे ही एलिसन अपनी गाड़ी पार्क करके उसमें से उतर ही रही थी तभी एक आदमी वहाँ पर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसने एलिसन को मजबूर किया कि वो वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाए। फिर उसने ड्राइविंग सीट से धक्का देते हुए एलिसन को पैसेंजर सीट की तरफ शिफ्ट कर दिया। फिर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने वो चाकू एलिसन के गले पर रखा और कहा, अगर तुम चुपचाप बैठी रहोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यहीं पर मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा, बस मुझे 1 घंटे के लिए तुम्हारी कार को यूज़ करना है। इसके बाद वो जो किडनैपर था वो एलिसन से स्मॉल टॉक्स करने लगा। एलिसन ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जीवित रहना था। वो चाहती थी कि वो किसी तरीके से इस किडनैपर को मैनिपुलेट कर ले। इन्हीं स्मॉल टॉक्स के दौरान उसने एलिसन से उसका नाम पूछा तो एलिसन ने बताया कि मेरा नाम सूजन है। उसने ये भी बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो घर पर मेरा वेट कर रहा है। वो ये सारी बातें झूठ बोल रही थी। वो किसी भी तरीके से किडनैपर को डराना चाहती थी। उसने कहा कि अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है पुलिस को फ़ोन कर दे, वो परेशान हो रहा होगा। अब किडनैपर ने भी एलिसन को बताया कि मेरा नाम क्लिंटन है। एलिसन ने क्लिंटन से कहा कि अगर तुम मुझे जाने दो, मुझे कार से उतरने दो, तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूँगी, तुम मेरी गाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो। अब ये इसको लेकर एक दूसरी ही लोकेशन में पहुँचा। एलिसन ने देखा कि वहाँ पर एक और आदमी इनका इंतज़ार कर रहा है और वो भी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। अब ये दोनों गाड़ी चलाकर एलिसन को लेकर पोर्ट एलिजाबेथ के बाहर के एक काफ़ी सुनसान इलाके में पहुँचे। अभी तक एलिसन को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है।
ना ही उसको ये पता था कि वो किस जगह पर लाई गई है। लेकिन वो जो प्लेस था वो नॉर्डहुक में था। वहाँ पर लाने के बाद क्लिंटन ने और उस दूसरे आदमी ने एलिसन से कहा कि हम दोनों अब तुम्हारा रेप करने वाले हैं, और अगर तुम हमारा विरोध करोगी तो हो सकता है कि तुम मारी जाओ, तो तुम हमें बता दो कि तुम्हारी रजामंदी है या नहीं है। अब इस सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने कह दिया कि मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद इन लोगों ने कहा कि तुम अपने कपड़े उतारो, ज़बरदस्ती उसे मजबूर किया। इसके बाद क्लिंटन और उसके साथी ने एलिसन के साथ काफ़ी ब्रूटल रेप किया। कई बार तो ये उसका गला दबाते हुए उसका रेप कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने ज़ोर से इसका गला दबाया, वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसको करीब 30 टाइम्स चाकू मारे गए उसके पेट में, उसके प्यूबिक एरिया में, और अगर ठीक से गिना जाए तो शायद वो नंबर 37 तक हो सकता है कि एक ही घाव में 2 बार चाकू लगे हों। लेकिन ये एक चमत्कार ही था कि एलिसन उस समय मारी नहीं गई थी, वो जीवित थी। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है। लेकिन अभी इतने चाकू मारकर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसका गला भी काट देते हैं। इसके बाद इन लोगों ने उसका गला 17 टाइम्स काटा, यानी कि 17 कट लगाए, ये श्योर करने के लिए कि ये मारी जा चुकी है। फिर इनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि ये मर चुकी है? तो दूसरे आदमी ने कहा कि कोई भी इतने ब्रूटल अटैक को सर्वाइव नहीं कर सकता और ये निश्चित तौर पर ही मारी गई होगी। इनमें से जो एक आदमी था वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। वो चाहता था कि ये एलिसन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दे। तो उसने जानबूझकर उन्हीं एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चाकू मारे जहाँ पर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। इसके बाद ये दोनों व्यक्ति एलिसन की कार में बैठकर वहाँ से चले गए। जाते हुए एलिसन के जो कपड़े कार में मौजूद थे वो इन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब जो एलिसन थी वो सिर्फ वहाँ पर बेहोश पड़ी थी, पता नहीं कैसे, लेकिन वो अभी भी जीवित थी इतने ज़्यादा ब्रूटल अटैक के बावजूद भी। थोड़ी देर बाद ही एलिसन को होश आ गया। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो नेकेड थी और वो पता नहीं कहाँ पर किस जंगल के बीचों बीच में पड़ी हुई थी। उसकी इंजरीज के बावजूद और जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद जब उसको होश आया तो सबसे पहले उसने अपने अटैकर्स के नाम याद किए। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो इसको उनके नामों का अंदाज़ा हो गया था। इसने वहीं पर मौजूद जो उसके आसपास रेत थी उस पर अपनी उंगली से उनके नाम लिख दिए। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अगर वो मारी जाए तो उसके अटैकर्स बच जाएं। उसे पता था कि उसकी लाश कभी ना कभी मिलेगी और उसके पास अगर सैंड पर उन व्यक्तियों के नाम लिखे रहेंगे तो शायद वो पकड़े जाएं। जो 2 नाम उसने रेत में लिखे थे वो थे फ्रेंड्स और थियंस। इन दोनों नामों के नीचे उसने रेत पर लिखा आई लव यू मॉम। वो चाहती थी कि उसकी माँ के पास भी उसका संदेश पहुँच जाए। उसके बाद ये दोनों नाम लिखने के बाद, वो मैसेज लिखने के बाद वो वापस रेत पर लेट गई। उसकी जो इंजरीज थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा सीवियर थी। पता नहीं कैसे वो तब तक जीवित थी। फिर कुछ देर तक वहाँ पर लेटने के बाद उसने डिसाइड किया कि उसका इतना ज़्यादा क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है वो शायद जल्दी ही मारी जाएगी, इसलिए उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो पता नहीं कैसे वहाँ से उठी। उसके शरीर से तब भी बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। आप इमेजिन कर ही सकते हैं उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन फिर भी वो वहाँ से उठकर लड़खड़ाती हुई रोड पर पहुँची। और क्योंकि वो रात का समय था इसलिए बहुत ही कम गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी। जब उसने देखा कि कोई भी गाड़ी वाला उसको देख नहीं पा रहा है तो उसने ये डिसाइड किया कि वो क्रॉल करेगी, यानी अपने घुटनों के बल रोड पर चलेगी, क्योंकि जो हेडलाइट्स की हाइट है उसके हिसाब से अगर वो क्रॉल करे तो गाड़ी वाले उसको जल्दी ही देख लेंगे। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको कोई भी नहीं देख रहा था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं खड़ी होकर ही चलती हूँ। और अब की बार जब उसने उठकर खड़े होने की कोशिश की तब उसको पता चला कि उसकी इंजरीज कितनी ज़्यादा सीवियर हैं, क्योंकि जब वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी तो उसका जो सर था वो पीछे की तरफ लुढ़क रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कटा हुआ था कि वो उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी। वो पीछे की तरफ लटका जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सर बस एक धागे के सहारे झूल रहा है, यानी बहुत ही कम नसों से वो फिलहाल जुड़ा हुआ था। इसको अपना सर पकड़ के चलना पड़ रहा था। हो सकता है कि इसका सर अगर एक तरफ को झूलता तो शायद वो अपने वेट के कारण उन नसों को भी तोड़ देता जिससे वो जुड़ा हुआ था, और उसका सर पूरी तरह से उसकी बॉडी से अलग हो जाता। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हॉरिबल रहा होगा। ये किसी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक रहा होगा। अब फिलहाल वो सड़क पर चल रही थी। एक हाथ से उसने अपने सर को संभाला हुआ था और उसके पेट से जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स थे वो भी बाहर की तरफ झूल रहे थे। उसने एक डेनिम शर्ट पहनी हुई थी।
अब उसने दूसरे हाथ से उन अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अंदर की तरफ धकेला और हाथ से उस शर्ट को दबा लिया ताकि उसके ऑर्गन्स बाहर ना आ जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस रोड में चल रही थी, एक हाथ उसका पेट में था और एक हाथ उसके सर को संभाले हुए था। लेकिन स्थिति इससे भी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसका जो विंड पाइप था, यानी कि जो गले में जो विंड पाइप होता है जिससे हम सांस लेते हैं, वो इतनी बार दबाया था उन अटैकर्स ने कि वो पूरी तरह से टूट चुका था, अंदर की तरफ धंस चुका था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन जो उन्होंने उसके गले में कट लगाए थे जगह जगह से और वो खुल गया था, उस कारण वो सांस ले पा रही थी। अगर वो कट्स ना लगे होते तो शायद वो दम घुटने से ही मारी गई होती। इसके अलावा उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही वॉक कर पा रही थी। फिर वो एक समय ऐसा आया जबकि वो रोड पर गिर पड़ी, वो कोलैप्स हो गई एक तरह से। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि ये कोई गाड़ी वाला अगर मुझे यहाँ पर देखता है तो खुद ही मेरी मदद कर देगा। अब मैं और ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती। और अच्छी बात ये थी कि इतनी रात होने के बावजूद भी वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थीं। फिर फाइनली वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी के ड्राइवर ने दूर से ही इसको देख लिया था, लेकिन वो अपनी गाड़ी से उतर नहीं रहा था। इधर जो एलिसन थी वो डर भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही किडनैपर्स यहाँ से दोबारा से गुजरें मुझे देखने के लिए कि मैं बच तो नहीं गई और वो फिर मुझे ढूंढकर मार डालें। लेकिन वो कोई भी रिस्क लेने के लिए फ़िलहाल तैयार थी। अब वो जो व्यक्ति था अपनी कार से उतर नहीं रहा था। तब इसने यानी कि एलिसन ने अपना एक हाथ उठाया, वेव करना शुरू कर दिया। लेकिन वो गाड़ी ड्राइवर इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पूरी खून से लथपथ थी और साथ ही इसने कोई भी कपड़े भी पहने हुए नहीं थे। तो ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति ऐसे में डर सकता है। ऐसे में किसी को जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल वो वहाँ से भाग चुका था। उसने डिसाइड किया था कि वो इसकी मदद नहीं करेगा। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकी। उन लोगों ने भी एलिसन को सड़क पर पड़े हुए देख लिया था। उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी हेल्प करेंगे। वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने एलिसन को उठाया, उसे गाड़ी में रखा। उस गाड़ी में कुछ और लोग भी मौजूद थे, उन्होंने भी इसकी मदद की। एलिसन इनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका गला कटा हुआ था, विंड पाइप टूटा हुआ था, वो बात नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, उसकी आंखों में भी खून भरा हुआ था। लेकिन थैंकफुली इन लोगों में से एक के पास एक मोबाइल फ़ोन था। उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन किया और उसके बाद जल्दी ही वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज पहुँच गई। और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये 1994 का साल था और इस समय मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही रेयर हुआ करते थे। एलिसन इस मामले में तो लकी थी क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको फ़िलहाल ढूंढा था यानी कि टियान, वो एक वेटनरी स्टूडेंट था। उसको मेडिकल की बेसिक नॉलेज थी। इसने एलिसन के थायराइड ग्लैंड को वापस उसके गले में धकेला। साथ ही उसने काफ़ी ज़्यादा केयर की एलिसन की जब तक इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पर पहुँची। इसके अलावा वो उसको इमोशनली भी सपोर्ट कर रहा था। जब तक वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं था तब तक वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सोए ना, बेहोश ना हो। वो उससे छोटी छोटी टॉक्स कर रहा था। हालांकि वो बात नहीं कर सकती थी लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर रही थी। वो अगर इसका हाथ एक बार दबाती थी तो उसका मतलब था हाँ, और 2 बार दबाती थी तो उसका मतलब था ना। तो थैंक गॉड कि वो वहाँ पर मौजूद था। उसने एलिसन की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पर पहुँच तो गई थी और वहाँ के हिसाब से जल्दी ही पहुँची थी, लेकिन फिर भी उनको आने में कुल मिलाकर 1 आवर एंड 45 मिनट्स लग चुके थे क्योंकि ये जो एरिया था ये काफ़ी रिमोट था। अगर वो तुरंत भी चले होंगे फ़ोन कॉल के बाद तब भी उनको इतना समय लगने वाला था ही। तो अगर वहाँ पर टियान नाम का एक व्यक्ति मौजूद ना होता तो शायद एलिसन के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता क्योंकि वो मेडिकली भी उसकी चोट वगैरह बंद रखने का, उसका ब्लड लॉस रोकने का पूरा प्रयास कर रहा था। वो पूरी तरह से उसकी हेल्प कर रहा था और ये सारी चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई। अब इमरजेंसी सर्विसेज ने एलिसन को और बाकी लोगों को भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वहाँ से चलने लगे, लेकिन वो बहुत ही स्लो ड्राइविंग कर रहे थे। उनको कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं थी। उनको लग रहा था कि एलिसन तो मरने वाली ही है। उन्होंने उसकी कंडीशन देख ली थी। उन्हें लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुँचाकर। पता नहीं वो किस तरह के लोग थे। जब वो वहाँ पहुँचे यानी कि हॉस्पिटल पहुँचे तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। एलिसन के लिए एक एक सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो किसी तरीके से अपनी मौत से लड़ने की कोशिश कर रही थी। एक तरह से उसकी ज़िंदगी एक धागे से लटक रही थी। फाइनली ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे और जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि एलिसन की जो इंजरीज़ हैं, इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरीज़ हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी।
अब जब डॉक्टर्स ने एलिसन की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें पूरी तरह से काट दिया गया है। यहाँ तक कि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, यानी कि छोटी आंत, उसके कई टुकड़े कटकर उसके पेट में पड़े हुए थे। इसके अलावा उसके पेट में बीच की सैंड भर चुकी थी। उसके पेट के अंदर चारकोल पाया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड चीज़ें उसके पेट में जा चुकी थी, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा था। इसके अलावा जिस सर्जन ने इसको ऑपरेट किया, यानी कि आगे चलकर इसका ऑपरेशन किया, उसका नाम था डॉक्टर डिमित्री। वो इंजरीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा क्रूर हो सकता है। जब इसको हॉस्पिटल लाया गया था, जब डॉक्टर्स ने इसको देखा था, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अभी तक कैसे जीवित है। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो आगे चलकर जीवित बच पाएगी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने पूरी कोशिश की, अच्छी तरीके से उसका ऑपरेशन किया, चाहे उस पर कितनी भी देर लगी, उन्होंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो थायराइड ग्लैंड थी वो इसके गले से बाहर आ चुकी थी, लेकिन टियान ने उसको अंदर धकेल दिया था। बाद में इसके ऑपरेशन के दौरान पता चला कि जो उसका थायराइड था वो 2 भागों में कट चुका था, जो कि फेटल हो सकता था, यानी इस कारण से उसकी मौत हो सकती थी। ऐसा बताया जाता है कि थायराइड ग्लैंड में अगर छोटा सा पंचर भी हो जाए तो उससे भी इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उसका जो थायराइड था वो 2 भागों में कट चुका था, तब भी वो जीवित थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो एलिसन नाम की ये लड़की थी ये कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। एलिसन की जो आंतें थीं वो जगह जगह से कट चुकी थी, पंचर हो चुकी थी, घायल हो चुकी थी। और आपको पता ही है कि आंतों में कोई भी चोट लगना कितना खतरनाक होता है। लेकिन एलिसन की किस्मत थी कि उसको इतने ज़्यादा चाकू से वार किए गए थे, लेकिन जितने भी उसके वाइटल ऑर्गन्स थे वो उन चाकू के वारों से बच गए थे। जो मेनली वार थे उसके आंतों में हुए थे, उसके यूट्रस वगैरह पे हुए थे, जिसके कारण उम्मीद थी कि शायद वो अगर बच भी गई तो भविष्य में कभी माँ नहीं बनेगी। लेकिन जो भी उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स थे, जैसे हार्ट हो गया या फिर लंग्स हो गए, वो पंचर होने से बच गए थे, उन पर चाकू के वार नहीं हुए थे। अब जितने भी डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम में मौजूद थे, अब उनको एक एक अंग को साफ करना था, क्योंकि सारे अंगों में मिट्टी, चारकोल, गंदी चीज़ें लगी हुई थी। इन सारे ऑर्गन्स को उन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता था। फिर वो उसको अच्छी तरीके से साफ करते थे, वापस उसको शरीर के अंदर प्लेस करते थे। तो इस तरह से ये जो सर्जरी थी ये 3 घंटे लंबी सर्जरी साबित हुई। अब इस सर्जरी के दौरान एलिसन मारी नहीं गई, वो ठीक थी, उसकी हार्ट बीट भी ठीक चल रही थी। अब डॉक्टर्स को इंतज़ार था उसकी रिकवरी का, लेकिन उनको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि यह चमत्कार हो कैसे गया। पहले तो ये जीवित ही कैसे रही यहाँ लाने तक, और उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन झेलने के बाद भी फ़िलहाल वो जीवित है। डॉक्टर्स ने फ़िलहाल उसके गले की सारी नसें जोड़ दी थी, उसके विंड पाइप को ठीक करने की कोशिश की गई थी, उसके गले को वापस जोड़कर सिल दिया गया था। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था कि जो एलिसन थी उसको अपने अटैकर्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स याद थे, जबकि ऐसे अटैक के बाद जनरली ये होता है कि हमारा दिमाग हमको बहुत सारी चीज़ें भुला देता है ताकि हम उस शौक से उबर पाएँ। लेकिन एलिसन को उस रात के बारे में बहुत कुछ याद था, जिससे बाद में पुलिस की काफ़ी मदद होने वाली थी। अब पुलिस ने एलिसन से पूछताछ करनी शुरू की। वो ज़्यादा बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन वो इशारों में जवाब दे रही थी। अब उसने पुलिस से बातचीत करने का या उनको असिस्ट करने का फैसला किया। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो उसके पास मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेकर आया जो डिफरेंट सस्पेक्ट्स की हो सकती थी। अब इसने से उनमें से 2 लोगों को तुरंत ही पहचान लिया। ये दोनों उसके अटैकर्स थे। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था फ्रेंस और दूसरे का नाम था टियान्स क्रूगर। एलिसन उन फोटोग्राफ्स को लेती है और उन फोटोग्राफ्स पर इन व्यक्तियों का फर्स्ट नेम भी लिख देती है। प्रॉपर इनके नाम उनकी फ़ोटोग्राफ्स में लिखती है, ये श्योर करने के लिए कि इन दोनों व्यक्तियों के यही नाम हैं। अब पुलिस को पता चलता है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये दोनों पुराने तगड़े क्रिमिनल हैं। इन पर पहले भी रेप के चार्जेस लग चुके हैं। पुलिस ने पाया कि ये जो फ्रेंस नाम का व्यक्ति है इस पर 2 रेप के चार्जेस लग चुके हैं और टियान्स पर 1 रेप के। ये दोनों ही अपने ट्रायल का वेट कर रहे थे और पता नहीं क्यों ये अपने ट्रायल के वेट के दौरान बाहर जाकर फिर वैसा ही क्राइम अंजाम दे रहे थे। तो इस तरह से ये दोनों ही बहुत ही खूंखार अपराधी थे। पुलिस को पता था कि इन्हें कहाँ से गिरफ्तार करना है। अब ये जो दोनों व्यक्ति थे अपने ट्रायल का वेट कर रहे थे, तो ये बाहर क्यों थे? तो ये बाहर इसलिए थे क्योंकि इनके बारे में माना जाता था कि इन दोनों का एक परमानेंट एड्रेस है, इन दोनों की एक परमानेंट जॉब है, इसलिए यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो पहला रेप किया था फ्रांस ने, उसकी जो सर्वाइवर थी उसने 1 हफ्ते बाद इसकी कंप्लेंट लिखवाई थी।
तो पुलिस मानकर बैठी थी कि यहाँ से भागेंगे नहीं, आराम से अपने ट्रायल में उपस्थित हो जाएंगे। इन्होंने इसको कभी गिरफ्तार नहीं किया, इसी कभी बेल नहीं हुई, ये आराम से अपने दूसरे रेप का इंतज़ार कर रहे थे। इधर जो फ्रांस ने दूसरा रेप किया था उसके बारे में पुलिस को पता ही नहीं था, यानी कि वो जो रेप कंप्लेंट थी वो दूसरे स्टेशन में क्योंकि दर्ज हुई थी, इसलिए इन लोगों को दोनों रेप्स की जानकारी नहीं थी। इन पर दोनों रेप्स के मुकदमे अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज थे। तो इस तरह से कुछ अजीबोगरीबी वहाँ पर हिसाब चल रहा था और ये दोनों रेपिस्ट आराम से समाज में घूम रहे थे। इधर जो पुलिस वाले एलिसन से उसका बयान लेने के लिए आए थे फोटोग्राफ्स लेकर, उन्होंने कहा कि तुमने फोटोग्राफ्स पर उनके नाम तो लिख दिए हैं, लेकिन अगर तुम उनके नाम बोल कर बताओ तो तुम्हारा केस और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो किस तरह की बातें एलिसन से यहाँ पर आकर कर रहे थे। आपको पता ही है कि उसका जो सर था वो करीब करीब पूरा ही कट चुका था। वो एक वेंटिलेशन ट्यूब के सहारे थी जो कि उसके शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही थी। वो अभी अपनी नाक से और मुंह से सांस नहीं ले सकती थी। बात करना तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर्स बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। उसकी सर्जरी भी कुछ दिन पहले ही हुई थी। वो चाहते नहीं थे कि उसके थ्रोट को और ज़्यादा डैमेज हो, लेकिन जो ऑफिसर्स थे वो इंसिस्ट करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम वर्बली बोलोगी अपने अटैकर्स का नाम तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जब डॉक्टर्स ने ये सारी बातें एलिसन को आकर बताई तो एलिसन ये करने के लिए भी तैयार हो गई। उसने डॉक्टर से कहा कि आप मेरी वेंटिलेशन ट्यूब को हटा दीजिए। उसके बाद उसने बोल कर कहा कि मेरे अटैकर्स का नाम था फ्रांस और टियान्स। तीसरे अटैकर की क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो नहीं थी इसलिए उसका नाम बोलना वहाँ पर ज़रूरी नहीं था। तो अब फ्रांस को और टियान्स को जाकर अरेस्ट कर लिया गया 19 दिसंबर 1994 के दिन करीब सुबह के 5 बजे। इनके ऊपर किडनैपिंग के, रेप के और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगाए गए। तब मीडिया ने इनको एक नाम दिया और वो था नॉर्डहुक रिपर रेपिस्ट। इसके बाद इनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने, जिन्होंने फ्रांस का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि फ्रांस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया जब उसको गिरफ्तार किया गया, जब उसको बताया गया कि उसके ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज है और वो भी एलिसन का। उन्होंने बताया कि एलिसन उस अटैक को सर्वाइव कर चुकी है और उसने अपने बयान दिए हैं। तब फ्रांस तुरंत बोला, अब तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको सब कुछ बता देगी कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक खून से सनी हुई रिंग निकाली, उसने ऑफिसर को दी और कहा कि ये एलिसन की है। अब पुलिस वालों को उस रिंग को टेस्ट करना था और पता लगाना था कि उसमें लगा हुआ खून एलिसन का है या नहीं है। इसके अलावा फ्रांस ने कन्फेस किया कि करीब 2 वीक्स पहले उसने एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी रेप किया है। साथ ही उसने एक नाइफ भी पुलिस को सौंपा। ये वो ही नाइफ था जिससे एलिसन के ऊपर वार किए गए थे। अब अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो सबसे पहले उसने एक लड़की का रेप किया था जो कि 20 ईयर्स ओल्ड थी। वो एक स्टूडेंट थी और उसने 1 हफ्ते बाद इसलिए कंप्लेंट की थी क्योंकि इसने इसको धमकी दी थी कि अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। दूसरा रेप उसने एक प्रेग्नेंट वुमेन का किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो 21 ईयर्स ओल्ड एक लड़की थी। उसको भी ये धमकी दी गई थी कि तुम अगर कंप्लेंट कराओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस समय एलिसन पर फ्रांस ने अटैक किया उस समय फ्रांस की उम्र थी 26 ईयर्स। वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था। वो एक क्रिश्चियन हाउस होल्ड में पला बड़ा था। उसका परिवार एक धार्मिक परिवार था। उसको जब वो 8th में पढ़ता था तब स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक डॉर्मेट्री में आग लगा दी थी। इसके पेरेंट्स को इसके कांड पर इतनी ज़्यादा शर्म आई कि वो एक पास के टाउन में मूव कर गए जिसका नाम था एडिलेड। और इसी दौरान जो फ्रांस था वो सैटेनिज्म की तरफ मुड़ गया, यानी कि जो शैतान की पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ें इस केस में एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्रांस एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट था। वो 9th ग्रेड में 2 बार फेल हुआ और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि शायद ये पढ़ने लिखने में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने इसको आर्मी में भेज दिया। वहाँ शायद सबका सिलेक्शन आर्मी में ऐसे ही हो जाता है। मुझे ऐसे ही लगता है कहानियाँ बनाने के दौरान कि जितने भी ये दुष्ट व्यक्ति हैं ज़्यादातर लोग आर्मी में रहे थे। खैर जो भी है, ये कुछ साल आर्मी में बिता कर आया। फाइनली उसने आर्मी छोड़ दी और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की एक जॉब ढूंढने में। इसको एक माइन में यानी कि खदान में जॉब मिल गई और यहाँ पर वो काम करने लगा। इस जॉब को मिलने के बाद इसने एक महिला से शादी की और उसकी एक बेटी भी हुई। लेकिन बाद में फ्रांस ने इस पूरी फैमिली को छोड़ दिया, उनको छोड़कर चला गया। उसने कहा कि जो मेरी वाइफ है मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। उसके बाद वो पोर्ट एलिजाबेथ अपने पेरेंट्स के साथ जाकर शिफ्ट हो गया। इसके पेरेंट्स ने इसकी फिर से हेल्प की एक दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। वहाँ पर एक चेन थी स्टेशनरी शॉप्स की,
उनके लिए वो ड्राइविंग का काम करने लगा, सामान इधर उधर पहुंचाने लगा। लेकिन बाद में उसको उस जॉब से भी फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयर को पता चला कि वो उनकी दुकानों से पैसे चुरा रहा था। अब जब इसको वहाँ से भी निकाल दिया गया तो अब इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टोर खोला, जो कि एक इल्लीगल शराब की दुकान थी। उसका नाम था शबीन। अब यहीं पर वो अपने एक कस्टमर से मिला जिसका नाम था टियान्स, और इसी के साथ 4 महीने बाद इसने इस एलिसन के रेप की घटना को अंजाम दिया। इधर इसने एक दूसरी महिला के साथ भी शादी कर ली थी स्टोर खोलने के बाद। इस महिला से भी फ्रांस का एक बच्चा हुआ और इस बार ये एक बेटा था। अगर हम टियान्स क्रूगर की बात करें तो जब उसने एलिसन पर अटैक किया था तब वो केवल 19 ईयर्स ओल्ड था। उसके जो फादर थे वो इसको और इसकी माँ को छोड़कर वहाँ से जा चुके थे, और जब इसके फादर इसको अपनी माँ के साथ छोड़कर चले गए तब इसकी माँ प्रेग्नेंट थी। उसके बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस बार भी उसकी ये शादी ज़्यादा लंबी नहीं चली। इसके बाद इसकी माँ की ज़िंदगी में एक और आदमी आया, फिर ये पूरी की पूरी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट कर गई। वहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आई, थोड़ी बहुत ये जानकारी है कि इसके जो स्टेप फादर थे ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, यानी कहीं ना कहीं इसके साथ मारपीट करते थे, लेकिन इसकी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि ऐसा होता था या नहीं होता था। इसके अलावा इसको स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था। ये धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा और इवेंचुअली ये ड्रग्स वगैरह लेने लगा, अल्कोहल लेने लगा, और जब ये 10th ग्रेड में था तब इसने स्कूल को छोड़ दिया और इसने भी आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ये भी बताया जाता है कि ये भी शैतान का भक्त था, लेकिन वो इस चीज़ में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व था इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। जिस दिन इन लोगों ने एलिसन का कत्ल किया, अपने हिसाब से तो कत्ल ही किया था और रेप किया था, उसके अगले दिन इन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और इन लोगों ने वो चाकू उसी ब्रेकफास्ट टेबल में रखा हुआ था जिसमें बैठकर ये लोग नाश्ता कर रहे थे। 29 दिसंबर को फ्रांस और टियान्स को अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। अब इन लोगों को 30 दिन के साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया कि इनकी दिमागी कंडीशन का पता लगाया जा सके। अब इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था, जो इन्होंने पुलिस से बातचीत की थी, कि ये गिल्टी प्लीड करने वाले हैं, यानी कि ये कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। लेकिन फिर भी पुलिस लगातार इनका डीएनए वगैरह कलेक्ट कर रही थी, उसे एनालाइज करवा रही थी, बार बार क्राइम सीन को एग्जामिन कर रही थी, क्योंकि इन्हें पता था कि जो मुजरिम होते हैं वो कई बार कोर्ट में जाकर अपना दिमाग बदल लेते हैं और नॉट गिल्टी प्लीड कर देते हैं, तो पुलिस कोई भी चांस लेना नहीं चाहती थी। इधर दूसरी तरफ जो एलिसन थी उसकी और ज़्यादा सर्जरीज चल रही थी। उसको न्यू ईयर से कुछ समय पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन उसको रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अभी भी उसका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो रिकवर तो हो रही थी, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे नए सेल्स आने बाकी थे, साथ ही उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ये सारी चीज़ें अभी लगातार डॉक्टर्स चेक कर रहे थे और उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि उसको प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी। अभी तक उसके शरीर में जगह जगह पर पेन होता है, अभी भी उसके शरीर में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बाकी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जीवित है। अब 23 मार्च को इन लोगों की प्री ट्रायल हियरिंग करवाई गई। इस हियरिंग में फ्रांस ने अपने सारे के सारे अपराध तो कबूल कर लिए, लेकिन उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया अपने पहले रेप के लिए। ये माना जाता है कि उसने इसलिए नॉट गिल्टी प्लीड किया होगा क्योंकि उसका कोई भी फिजिकल एविडेंस तब तक मौजूद नहीं था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो 1 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। इसके बाद 12 जून 1995 को जो रियल ट्रायल था वो स्टार्ट हुआ और ऐसा लग रहा था कि पूरी मीडिया इस केस के पीछे लगी हुई है। यह अभी तक का साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था। अब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने एलिसन की इमोशनल स्टेट को चेक किया। उसने पाया कि एलिसन की जो स्टेट है वो टिपिकल रेप सर्वाइवर की स्टेट नहीं है, जैसे कि उसके अंदर डर या गुस्सा या शेम या हेल्पलेसनेस जैसी चीज़ें नहीं थीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कंपोज्ड नज़र आ रही थी। और ये इस कारण था क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही एक मजबूत पर्सनैलिटी थी। अब जिस समय केस साउथ अफ्रीका में हुआ था वहाँ पर एक अजीब सा लॉ था। वो लॉ ये था कि जो भी विक्टिम था, जिसके साथ भी ये सारा केस हुआ था, उसको अपने अटैकर के कंधे के ऊपर हाथ रख के उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवानी पड़ती थी, ये दिखाने के लिए कि यही उसका अटैकर है।
ये एक बहुत ही रिडिकुलस सा लॉ था जो कि अब हट चुका है, लेकिन उस समय एग्जिस्ट करता था। अब एलिसन के केस में वो दो तरीके से अपने अटैकर को पॉइंट आउट कर चुकी थी। एक तो उसके फोटो पर उसका नाम लिखकर और बोलकर भी वो अपने अटैकर का नाम बता चुकी थी, और साथ ही कोर्ट में भी वो अपने सारे बयान दे चुकी थी। ये उसके लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा, या किसी और के लिए भी जिसको अपने अटैकर के कंधे के ऊपर हाथ रखना पड़े और फिर उसके साथ फोटो खिंचवानी पड़े। अब इस चीज़ का विरोध किया जाने लगा, लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए अब एक दूसरा आइडिया निकाला गया। अब कोर्ट ने डिसाइड किया कि एलिसन को एक ग्लास के थ्रू अपने अटैकर्स को पहचानना पड़ेगा सबके सामने और बताना पड़ेगा कि उसके अटैकर्स कौन थे। उसको ना उनके पास जाना था, ना उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवानी थी। अब उसने वन वे ग्लास से उन लोगों को पहचान लिया, और उसके बाद से धीरे धीरे करके ये लॉ साउथ अफ्रीका में चेंज कर दिया गया। जब ट्रायल का पहला दिन था, तब जो फ्रांस के और टियान्स के अटॉर्नी थे, जिसका नाम था हेनरी लर्म, इस व्यक्ति ने यानी कि लॉयर ने कोर्ट में आकर कहा कि मैं इन दोनों व्यक्तियों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं इनका लॉयर अब आगे नहीं बना रहना चाहता, इसके अपने एथिकल रीजंस हैं, यानी कि नैतिक कारण हैं। अब पहले दिन जो पहला व्यक्ति उस कोर्ट में पेश हुआ फ्रांस के खिलाफ गवाही देने के लिए, वो वही 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट थी जिसका उसने रेप किया था। अब फ्रांस पर टोटल 4 इल्ज़ाम लगे थे, 2 रेप के, एक इंडिसेंट असॉल्ट का और एक एब्डक्शन का। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर बाद में उसको सज़ा दी जानी थी। अब पहले दिन तो उस लड़की ने अपनी गवाही दी, दूसरे दिन वही प्रेग्नेंट लड़की सामने आई जो कि 21 ईयर्स ओल्ड थी। उसके साथ इन दोनों ने यानी कि फ्रांस और टियान्स दोनों ने रेप किया था, उसने भी अपनी गवाही दी। और अब तीसरा दिन आया, उस दिन अब एलिसन का समय था कि अब उसको कोर्ट में आना था और सबके सामने, अपने अटैकर्स के सामने भी वहाँ पर खड़े होकर गवाही देनी थी। इसके अलावा वहाँ पर टियान को भी आना था, वही व्यक्ति जिसने एलिसन की हेल्प की थी, उसको बचाया था, और वो खुद भी एक वेटनरी डॉक्टर था। उसने अपनी गवाही दी, और उसके बाद एक और महिला सामने आई जो कि करीब करीब फ्रांस की और टियान्स की विक्टिम बनते बनते रह गई थी। इसने कोर्ट में आकर अपनी गवाही दी कि जिस दिन एलिसन का रेप हुआ उससे एक दिन पहले ये लोग मुझ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैं रात को अपनी गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रही थी सड़क पर, तब मैंने इन दोनों व्यक्तियों को देखा जो कि मुझे देख रहे थे। मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और फिर अचानक से ये दोनों मेरे पास आए फ्रंट डोर से और मुझे कार के अंदर धकेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने इन दोनों को धकेला और गाड़ी को लॉक कर लिया। फिर ये लोग उस गाड़ी को नहीं खोल पाए और मैं जल्दी से वहाँ से भाग गई, नहीं तो उस दिन मैं इनका शिकार बन जाती और शायद ये मेरी हत्या भी कर देते। अब फ्रांस और टियान्स को अपनी बात रखनी थी, लेकिन टियान्स ने डिसाइड किया कि अपनी कोई टेस्टमनी कोर्ट में नहीं देगा, अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि शायद उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ जो भी होने वाला था, उसको जो भी सज़ा मिलने वाली थी, उसको फेस करने के लिए वो तैयार था। उसने अपने सारे इल्ज़ामों के लिए गिल्टी प्लीड किया, और उसके बाद अब आई फ्रांस की बारी। अब फ्रांस कोर्ट में अपनी टेस्टमनी देने के लिए सामने आया। उसने ये एडमिट किया कि वो एक सेटेनिस्ट है। उसने कहा कि मैं एक डेमन को मानता हूँ जिसका नाम है इनक्यूबस। इसी इनक्यूबस नाम के डेमन ने यानी कि राक्षस ने मुझे इंसिस्ट किया था कि मैं इन औरतों का रेप करूँ, एलिसन की हत्या करूँ, और ये सारे के सारे गलत काम मुझसे ये इनक्यूबस नाम का डेमन ही कराता है। इस तरह से वो अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम कम करने की कोशिश कर रहा था, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था, और अपने क्राइम्स को जस्टिफाई कर रहा था। यहाँ तक कि जब वो कस्टडी में था, तब अपने पुलिस ऑफिसर्स को उसने कहा कि आप एक पास्टर को बुलाइए और मुझे एक्सॉर्सिज्म करानी है, यानी कि मेरे अंदर जो शैतान है उसको बाहर निकालना है। उसकी इस अपील को मान लिया गया। वहाँ पर एक पास्टर को बुलाया गया, उसने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया, और वहाँ पर जो ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने बाद में बताया कि वो 2 डेमन्स को रेफ़र कर रहा था। एक को वो इनक्यूबस कहकर पुकार रहा था और दूसरे को सक्यूबस। और इस ऑफिसर के अकॉर्डिंग वो बार बार इन दोनों डेमन्स में कंफ्यूज हो रहा था, कभी किसी को किसी नाम से बुला रहा था, किसी को किसी गलत नाम से बुला रहा था। तो ये सब कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग था। सबको पता चल रहा था कि वो एक बहुत ही गंदी एक्टिंग कर रहा है, वो एक अच्छा एक्टर भी नहीं था, और बस वो ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहा था। इसके अलावा फ्रांस ने जो बयान दिया, इसमें इसने टियान्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम करके बताया। उसने कहा कि जो टियान था वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था इन सारे क्राइम में, वो तो कहीं ना कहीं शौक था जब हमने एलिसन के गले को घोटा। इसके अलावा जब वो गाड़ी में बैठा तब भी वो काफ़ी शौक में था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी फ्रेंड है, इसको लग रहा था कि हम बस उसका रेप करेंगे और फिर उसको जाने देंगे। इसके बाद फ्रांस ने कोर्ट में खड़े होकर
हर एक रेप के बारे में बिल्कुल डिटेल से बातचीत की। उसने बताया कि किस तरह से और कब उसने रेप की घटनाओं को अंजाम दिया। उसने ये भी बताया कि जब मैंने पहली महिला का रेप किया था तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील हुई थी। हालांकि उस रेप के लिए इसने नॉट गिल्टी प्लीड किया था। हालांकि वो जो कुछ भी कोर्ट में बोल रहा था उसके बाद उसे फाइनल सबके लिए एक साथ ही सज़ा मिलने वाली थी। जब उसका ये ट्रायल ख़त्म हुआ तब उसने बहुत ही बेमन से, ऐसा लग रहा था कि माफ़ी मांगी, लेकिन ये जो माफ़ी थी ये एक मजाक जैसी साउंड कर रही थी। जब इनका ट्रायल चल रहा था उससे करीब 2 महीने पहले ही साउथ अफ्रीका ने डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया था। अब उनके यहाँ मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती थी। इसके बाद 7 अगस्त 1995 को फ्रांस को 3 लाइफ सेंटेंसेस सुनाए गए, यानी कि 3 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई जिसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। इधर जो टियान्स था उसको 1 उम्र कैद सुनाई गई और 25 ईयर्स की एडिशनल सज़ा सुनाई गई जिसमें पैरोल की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अगर उनको 2 महीने पहले सज़ा सुनाई गई होती तो शायद उनको डेथ पेनल्टी मिलती, जो कि उनके लिए उचित भी थी, वो यही डिज़र्व करते थे। जून ऑफ 2011 में एक कानून बना। इसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग जेल में हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली है और जो अभी तक जेल में 13 ईयर्स और 4 मंथ्स गुजार चुके हैं उनको पैरोल मिल सकती है, यानी कि वो पैरोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, भले ही उनकी सज़ा के दौरान उनकी पैरोल की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई हो। अब इस फैसले से जो जनरल पब्लिक थी, जो एलिसन थी, एलिसन की फैमिली थी, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इन लोगों ने इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध किया। इन लोगों ने कहा कि ये जितने भी व्यक्ति हैं जो खतरनाक कैदी हैं जेल में, वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। उनको कभी भी प्रिजन से बाहर आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। उनको बाकी लोगों के साथ वॉक करने की, फ्रीली वॉक करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही था। फिर इन लोगों ने एक पिटीशन डाली जिसमें बहुत सारे लोगों ने साइन किया, ये निश्चित करने के लिए कि इसको पैरोल नहीं मिलेगी। और ऐसे ही हुआ, इन दोनों की ही पैरोल ग्रांट नहीं हुई। अब ये दोनों जेल में कैद हैं, लेकिन जो फ्रांस है उसकी अक्सर चर्चा होती रहती है। उसके कई सारे रीजंस हैं। इस पर यह भी इल्ज़ाम लगे थे कि उसकी एक ऑनलाइन लाइफ भी है जेल में रहते हुए, और उसकी एक ऑनलाइन रिलेशनशिप चल रही है एक अमेरिकन महिला के साथ जिसका नाम है सबरीना। सबरीना इसके साथ कांटेक्ट में थी, ऑनलाइन रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सबरीना सामने आई, उसने बताया कि उसको अपनी जान का खतरा है। साथ ही उसने क्लेम किया कि फ्रांस जेल में रहते हुए भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि एक जेल के कैदी के साथ कौन इस तरह के अपराध अंजाम देना चाहेगा, लेकिन ऐसा हो रहा था। आपको याद ही होगा कि ये जो फ्रेंड्स नाम का व्यक्ति था, इसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली क्योंकि अपने बेटे के कारनामों से जो उनको शर्मिंदगी हुई थी उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब इस स्टोरी में तो इतना ही है, लेकिन अगर हम लास्ट में एलिसन की बात करें तो अब उसने ज़िंदगी का मिशन बना लिया था कि अब उसको अपनी स्टोरी दूसरे लोगों के साथ शेयर करनी है, उन्हें मोटिवेट करना है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। वो जगह जगह जाती है, स्पीचेस देती है, वो उन लोगों की मदद करती है जो कि डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उसने एक बुक भी लिखी है, साथ ही उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। साथ ही उसे रोटरी अवार्ड और पॉल हैरिस अवार्ड भी मिले हैं, जो साहस उसने उस समय दिखाया था। इसको फेमिना मैगजीन्स वुमेन ऑफ करेज अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा पोर्ट एलिजाबेथ सिटीज़न ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। 1997 में एलिसन ने शादी की। उसके पति का नाम था टियर्नी, और उसके 5 सालों के बाद 2003 में उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक बेटा था। उसका नाम इन लोगों ने रखा डेनियल। और उसके बाद 2006 में इसने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, वो भी एक बेटा था। उसका नाम इन्होंने रखा मैथ्यू। आपको शायद याद होगा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसके इंटरनल ऑर्गन्स इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, स्पेशली इसके प्यूबिक एरिया में चाकू मारे गए थे। उसके बाद भी इसकी इतनी हिम्मत थी कि इसने सरवाइव किया, अपने जख्मों से उभरी और बाद में 2 बेटों को जन्म देने में भी ये कामयाब रही। तो ये पूरी तरह से एक मिसाल बन चुकी है। अब आपको टियान के बारे में भी याद होगा, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर था और जिसने एलिसन की हेल्प की थी उस रात। अब टियान एक डॉक्टर बन चुका है और वो वेटनरी डॉक्टर ना बन के एक नॉर्मल फिजिशियन बन चुका है, एक ह्यूमंस का डॉक्टर बन चुका है। और जब एलिसन के दूसरे बच्चे का जन्म हो रहा था
तब वो वहाँ पर एक असिस्टिंग डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। एलिसन ने इस व्यक्ति के बारे में हर जगह बात की है, अपनी बुक में, अपनी डॉक्यूमेंट्री में। उसने उस बुक में लिखा है कि जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी में आकर बैठा, तभी वो समझ गई थी कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और शायद अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। उसने ये भी बताया कि जब मेरे ऊपर अटैक चल रहा था, रेप हो रहा था, और रेप के बाद भी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मुझे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद मैं इतनी ज़्यादा शॉक में चली गई थी कि मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही थी, और शायद इसी कारण से मैं उस अटैक से बचने में भी कामयाब रही। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को काफ़ी थैंक्स भी कहना चाहूँगी। इनमें से पहले हैं पीयूष राज सिंह जी। आपने मुझे काफ़ी अच्छा कमेंट लिखा, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जैसे सब्सक्राइबर्स के कारण ही मेरी हिम्मत बनी हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। साथ ही मेरे एक और सब्सक्राइबर सूरज सिंह जी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा सा कमेंट किया। थैंक यू सो मच सूरज सिंह जी, मेरे चैनल को देखने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।